हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम शिवम वर्मा है, आप लोग जानते हैं। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बारे में। हिंदी ग्रामर में आपको जितना ही पढ़ाऊँगा वो 1 से 10 तक के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ ही बोर्ड 10 के लिए और बोर्ड 12 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जितना पढ़ाऊँगा उससे बाहर कोई भी प्रश्न अगर आ जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जितना ग्रामर बताऊंगा उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है बोर्ड में, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे पहले आपको समझा पाऊँ, उसके बाद मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को गंवाने। तो हम लोग आज से शुरू करना है हिंदी ग्रामर के बारे में। हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हमको समझना जरूरी है कि व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। व्याकरण की परिभाषा के साथ साथ हम आगे हिंदी ग्रामर के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में समझेंगे। तो व्याकरण वह शब्द शास्त्र होता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध शुद्ध बोलना क्या करता है, सीख जाता हो या उससे आ जाता हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार मैं डिफिनीशन को रिपीट कर देता हूँ। वैसा शब्द शास्त्र या वह शब्द शास्त्र जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम व्याकरण को शुरू करने से पहले हम व्याकरण के फर्स्ट टॉपिक, तो स्टूडेंट हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पहला नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, वर्ण विकार के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आइए समझते हैं हम वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब कि जो स्वतंत्र रूप से अपने आप पर डिपेंड होता है, वो किसी अन्य पर डिपेंडेंट नहीं होता है, उससे खंड या टुकड़ा उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वर्ण, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं अ, आ, क, ख। अ जो है उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, आ को भी नहीं तोड़ सकते हैं किसी अन्य वर्ण में। क ये है जो हलंत लग जाता है जिस व्यंजन के नीचे, वो आधा हो जाता है, ठीक है। तो क के नीचे एक आधा रहती है, हलंत लगा है जिसके कारण ये हो गया आधा, जिसको हम अब नहीं तोड़ सकते हैं, ये अब टूट गया है। जैसे ख है, इसको हम दोबारा नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे में एक वर्ड ले लीजिए, एक वर्ण ले लीजिए, जैसे एक क है, ये पूरा क है, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं क हलंत अ में। जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसको वर्ण नहीं कहेंगे, इसको वर्ण नहीं कहा जाएगा। क्यों इसको वर्ण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो है ये दो चीज़ों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। वर्ण कहता है कि हमको किसी अन्य चीज़ों में तोड़ा नहीं जा सकता है, तो इस क को वर्ण नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसको हम वर्ण, आधा क को वर्ण कह सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण अभी हमने पढ़ा जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसके क्रमबद्ध समूह को, सिस्टमेटिक रूप को, लगातार रूप को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला हम आगे पढ़ेंगे कि वर्णमाला के क्या क्या है, भेद होते हैं, और अच्छे से विस्तार के साथ डिफिनीशन के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि वर्णमाला के कुछ भेद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो पहला नंबर आता है स्वर्ण वर्ण, ठीक है। स्वर की संख्या 11 होती है, कितनी होती है, 11। व्यंजन वर्ण जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 25। उस वर्ण की संख्या होती है 4। अंतःस्थ की संख्या होती है 4। संयुक्त वर्ण भी कितना होता है, 4। हिंदी के कुछ दो अपने क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, अंग और ढ। इसको अयोगवाह वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहता है, अयोगवाह। कभी कभी परीक्षा में ये इन सभी में से बोर्ड में, खासकर 10 क्लास के बोर्ड में और 12 क्लास के बोर्ड में ये बहुत बार पूछता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25, या संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4। ये 10 क्लास और 12 क्लास के तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ मतलब कि अन्य कक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक का नाम होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरे का नाम होता है क्या जी, व्यंजन वर्ण, ठीक है।
अब पहले का डिफिनीशन स्वर्ण वर्ण का देखते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः यानी अपने आप उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। मतलब कि वैसे वर्ण कहलाते हैं, वैसे शब्द कहलाते हैं जिसका जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, किसी अन्य वर्ण पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, जैसे में इंसान जो होता है वो अपने पर सेल्फ डिपेंडेंट होता है, तो वह स्वतंत्र होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो स्वर्ण वर्ण है वो किसी अन्य वर्ण पर क्या रहता है, आश्रित नहीं रहता है, वो अपने आप क्या होता है, उच्चारित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण। नोट, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। मैंने अभी ऊपर आपको बताया यहाँ पर कि जो स्वर्ण वर्ण की संख्या होती है कितनी होती है, 11। अभी हमने पढ़ा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः यानी कि अपने आप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे स्वर्ण वर्ण के बारे में समझते हैं। यहाँ हम लोग समझते हैं तो स्वर्ण वर्ण के भी भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण के मुख्यतः कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। ये 10 क्लास के 12 क्लास के ऑब्जेक्टिव में हिंदी ग्रामर पूछता है कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं, इम्पोर्टेंट दोनों हैं। तो पहला नंबर आता है उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। मतलब कि उच्चारण में जो हम बोलते हैं उसमें जो समय लगता है उसके अनुसार कितने भेद होते हैं। और जाति के आधार पर यानी कि एक समान कैसा कैसा वर्ण होता है उसके अनुसार स्वर्ण वर्ण के 2 भेद होते हैं, उच्चारण में और जाति के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 3 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछता है कि उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार इस मतलब स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद। पहला का नाम होता है ह्रस्व स्वर, दूसरे का आता है दीर्घ स्वर, तीसरे का आता है प्लुत स्वर। ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर्ण वर्ण के जो भेद है उसके पहले के अनुसार ही कितने हैं, इसके 3 भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के 2 भेद के अंतर्गत पहले का ये कितना होता है, 3 भेद होता है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर अ ई यानी छोटा ई, छोटा उ एवं री को ह्रस्व स्वर कहते हैं तथा इसको मूल स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा आधा समय लगता है। अभी मैंने कितना बताया, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर का डिफिनीशन बोलता है कि अ को, छोटा ई को, छोटा उ को और री को, इन 4 ही किसको, वर्ण को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, इन चारों शब्दों को ही क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जो ह्रस्व स्वर होता है उसमें दीर्घ की अपेक्षा यानी कि जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ की अपेक्षा क्या लगता है, आधा समय लगता है। तो परीक्षा में एग्जाम में पूछता है कि ह्रस्व स्वर के कितने भेद होते हैं, 4, या पूछ लेगा जो छोटा उ है वो कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको मारना होगा ह्रस्व स्वर के बारे में। ठीक है, और 2 नंबर आता है आपका दीर्घ स्वर। तो बड़ा उ, बड़ा ई, बड़ा आ और औ को दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। यानी कि 4 इसमें भी है, उसमें छोटा आ था तो इसमें बड़ा आ है, उसमें छोटा ई था तो इसमें बड़ा ई है, उसमें छोटा उ था तो इसमें बड़ा उ है, लेकिन उसमें औ नहीं था ना ओ था। तो इसमें ये 4 जो वर्ण है, ये 4 अक्षर इसको हम बोल सकते हैं या शब्द बोल सकते हैं, शब्द। ये 4 शब्द को क्या कहते हैं हम, दीर्घ स्वर। और जो दीर्घ स्वर होता है वो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लेता है। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं प्लुत स्वर के बारे में। तो जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब कि इसमें जो होता है वो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा इसमें क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है इसको पुकारने में। जैसे में ओएम, इसका जो देखिए नोट, इसका प्रयोग नाटक, संवाद, वैदिक मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है। ये उतना एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन इसका आप लोग प्रयोग जानिए, जो प्लुत स्वर होता है उसका अधिक बहुत ज़्यादा प्रयोग किसमें होता है, नाटक जो होता है, हम लोग नाटक संवाद में बोलते हैं, जो करते हैं नाटक। उसका वैदिक मंत्रों में जो पूजा पाठ के मंत्र होते हैं जो उच्चारण में लगते हैं, उन सभी में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, प्लुत स्वर का। ठीक है, अब देखिए एक हम और पढ़ लेते हैं टॉपिक,
जाति के आधार पर पहला हमने पढ़ा कि उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जाति के आधार पर, इसके आधार पर 2 भेद होते हैं। एकदम ऐसे ही पूछ लेता है 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव बोर्ड में कि जाति के आधार पर जो स्वर होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखें। तो 2 होते हैं जो 2। तो पहला नंबर होता है सजातीय स्वर या स्वर्ग जिसको कहा जाता है, विजातीय स्वर या अस्वर्ग कहा जाता है इसको। सजातीय विजातीय से ज़्यादा ये शब्द का ज़्यादा प्रयोग करता है परीक्षा में कि स्वर्ग या अस्वर्ग के बारे में पता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं पहले क नंबर सजातीय या स्वर्ग के बारे में। तो अ आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा आदि जोड़े आपस में सजातीय या स्वर्ग जाते हैं क्योंकि यह एक ही उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न को उच्चारित करते हैं। मतलब कि एक जैसे, जैसे अ हम पढ़ते हैं तो जो एक जैसे समान दिखते हैं वो होते हैं सजातीय। क्या होते हैं? सजातीय। जैसे हम लोग बॉयज़ का ग्रुप ले लें तो बॉयज़ में क्या होता है, सिर्फ लड़का होता है तो सजातीय होगा। गर्ल्स का सिर्फ ग्रुप ले तो सिर्फ उसमें गर्ल्स यानी कि लड़कियाँ होंगी तो क्या हो जाएगा, सजातीय होगा। ठीक है, यानी कि वैसे जोड़े जिसमें सिर्फ सजातीय जोड़े क्या होते हैं, भाग लेते हैं। जैसे में अ आ, ये सजातीय एक जैसे दिखने में, छोटी ई बड़ी ई, ये भी एक जैसे हैं, छोटा हो बड़ा हो यानी कि दोनों एक जैसे हैं। तो जो एक जैसे दिखते हैं उसको क्या कहते हैं, सजातीय वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आइए विजातीय हम समझते हैं। तो विजातीय स्वर या अस्वर्ग, जैसे में अ ले लीजिए, अ ई यानी दोनों की क्या हो गया, यह अलग हो गया। अ ले लीजिए, बड़ा ई ले लीजिए, ये भी अलग हो गया। अ ले लीजिए, उ ले लीजिए, छोटा उ, अ ले लीजिए, बड़ा उ लीजिए, आ ले लीजिए, ई ले लीजिए, यानी कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। जैसे में हम बॉयज़ ग्रुप का गर्ल्स लें, गर्ल्स बॉयज़ का, दोनों का ग्रुप में क्या होगा, अलग अलग, एक लड़की होगी तो एक लड़का होगा। तो उसी प्रकार जो अलग अलग विजातीय हो, मतलब उनका जात एक समान ना हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विजातीय स्वर या अस्वर के बारे में। आपस में जातीय स्वर या अस्वर कराते हैं। अब देखिए ये जो टॉपिक है स्वरों के उच्चारण स्थान, क्या है, स्वरों के उच्चारण इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको हम कह नहीं सकते हैं। मतलब कि बहुत बार इसको पूछा जाता है और हमेशा फिक्स है कि 3 से 4 नंबर का ये उच्चारण स्थान आपको पूछता है, परीक्षा में इसको पूछना है, इससे आप नहीं भाग सकते। और एक बार मैं जैसे फेयर बनाया हूँ, ब्लू रेड और ब्लैक पेन का यूज़ करके आप अपने घर पर फेयर बना सकते हैं और इससे बाहर क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ यही सब पूछता है उसमें एग्ज़ाम में। मैं खुद इस कॉपी को बनाया हूँ, खुद ये सब लिखा हूँ। ठीक है, पूरा ग्रामर का टॉपिक, एक एक छाट की टॉपिक जो जो इम्पोर्टेंट होता है उसको मैंने अलग किया, उसके बाद इसको लिखा है। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान। इस वीडियो में इतना ही, तो आज के लिए इतने। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा या कोई कुछ गलती लगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी अपने पढ़ाई को लाभ उठा सके और ये ग्रामर को पढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।